Hello everyone, I am Pratibha and welcome back to my YouTube channel. So in today's video we will discuss about भौतिकी में या भौतिक विज्ञान में एक्शन रिसर्च यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान की फाइल बीएड की फाइल आप किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो वो आज हम आपको यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये आपको बीएड सेकंड सेमेस्टर में भी मिल सकता है या फिर आपको बीएड थर्ड सेमेस्टर में भी मिल सकता है या फिर फोर्थ में मिल सकता है। डिपेंड करता है कि किसी न किसी पर्टिकुलर एक सेमेस्टर में आपको इस फाइल को प्रिपेयर करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा फ्रंट अभी हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है फ्रंट पेज। ठीक है, ये हमारा जो है बाहर का पेज है, तो इसे आप डेकोरेट करेंगे। यहाँ पे आप जो है पर्टिकुलर अपने जो है स्कूल का या अपने कॉलेज का नाम लिखेंगे, उसके बाद अपना ईयर लिखेंगे, उसके बाद बीएड कौन से सेमेस्टर में आपको ये फाइल बनाने को मिली है वो से आप लिखेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट आपको बाहर जरूर मेंशन करना है। उसके बाद है सबमिटेड टू एंड सबमिटेड बाय, ये चीज़ आपको ज़रूर यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, इंडेक्स देख लेते हैं फटाफट क्योंकि ये फाइल थोड़ा लंबी है, लेंथी है। तो इंडेक्स में आपको किन किन चीज़ों को जो है डिटेल में बताना है। तो यहाँ पर है फर्स्ट है क्रियात्मक अनुसंधान का आपको अर्थ बताना होगा। उसके बाद आप उसकी डेफिनेशन दे सकते हो, परिभाषा आपको देनी है। उसके बाद उसके सर्कल को आपको बताना है, उसके सोपान बताने हैं, उद्देश्य बताने हैं, प्रारूप उसके बताने हैं, उसके प्रारूप के भी उद्देश्यों को उसे बताना है। उसके बाद जो उसके प्रारूप हैं उसकी कौन कौन सी समस्याएं उसके अंदर आती हैं, किन क्या कारण हैं और कारणों का विश्लेषण कैसे किया जाए उन समस्याओं का, वो आपको यहाँ पे बताना है। 10th जो हमारा पॉइंट है वो है क्रियात्मक उपकल्पनाएं। उसके बाद है उपकल्पनाओं का क्रियान्वयन किस प्रकार से किया जाता है, और लास्ट में निष्कर्ष और संदर्भ ग्रंथ सूची। तो ये सारे के सारे डिटेल पॉइंट्स हमारे जो है इस फाइल के अंदर आते हैं। ठीक है, जिनको आपने लिखना होता है। बेसिकली बता दूं ये जो है हमारी फिजिकल साइंस के ऊपर बन रही है, तो इसलिए इसके जितने भी यहाँ पर जो है प्रारूप और इनकी समस्याएं होंगी वो अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट होंगी। ठीक है, फिजिकल साइंस के अकॉर्डिंग होंगी। इसी तरीके से आपको किसी और सब्जेक्ट का बनाना है तो उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे क्वेश्चंस या फिर समस्याएं अपनी बता सकते हो। तो देखते हैं आपने जो है फाइल की फर्स्ट पेज को कि किस तरीके से आप इसे बता सकते हो या बना सकते हो। एक्शन रिसर्च आपको सबसे पहले ऊपर से लिखना है। डेकोरेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग, आपको जितना क्रिएटिविटी आती है उसके अकॉर्डिंग आप जो है यहाँ पर जो है मतलब डेकोरेट कर सकते हो अपने पेज को। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे क्रियात्मक अनुसंधान की कि आखिर ये होता क्या है, इसका अर्थ क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे है कि क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यावहारिक परिवर्तन कार्यकर्ता द्वारा वैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का अध्ययन कर अपने निर्णय और क्रियाओं का निर्देशन, सुधार, मूल्यांकन करते हैं। इससे स्पष्ट है कि क्रियात्मक अनुसंधान वास्तविक क्रिया में सुधार लाने का एक सफल प्रयास है। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है कि जो भी समस्याएं आपको किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ाते समय आपके सामने मिलती हैं या फिर कौन कौन सी समस्याएं हैं उनका निर्देशन आपको करना है, उनमें सुधार लाना है, फिर उनका मूल्यांकन करना है कि जो चीज़ें हमने सुधार के लिए लाई गई हैं क्या उनसे फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा है, या फिर हमें कुछ और सुधार की आवश्यकता है। तो इन चीज़ों का जब भी आप सुधार करने लाने का जो भी प्रयास किया जाता है वो होता है क्रियात्मक अनुसंधान। ठीक है, यहाँ पे इसके अर्थ को हम देख लेते हैं कि शिक्षा का लक्ष्य बालकों के व्यवहार में विकास तथा परिवर्तन लाना है। ठीक है, शिक्षा का जो मेन अर्थ है या लक्ष्य है वो क्या है कि बालकों के तो व्यवहार में परिवर्तन आए, विकास हो उनका और उनके जो है व्यवहार में परिवर्तन आए। ठीक है, शिक्षण क्रिया द्वारा इन लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। इसी प्रकार के सभी अनुसंधान समय केंद्रित होते हैं, मतलब किसी एक पर्टिकुलर समय तक आपको जो है किसी भी बच्चे विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाना है तो वो होता है हमारा क्रियात्मक अनुसंधान। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर समय तक। क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ विद्यालय से संबंधित समस्याओं पर वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन कर सुधार करना होता है। ठीक है, यहाँ पे विद्यालय के अंदर भी जो कोई समस्याएं अगर हैं तो उनमें भी सुधार करना जो है इसी के अंतर्गत आता है। परिभाषाएं देख लेते हैं क्रियात्मक अनुसंधान की कि कौन कौन सी डेफिनेशंस यहाँ पर हैं। तो कुछ डेफिनेशंस को हम यहाँ पर लेंगे। फर्स्ट डेफिनेशन है रिसर्च इन एजुकेशन की तरफ से। तो क्या है ये डेफिनेशन कि क्रियात्मक अनुसंधान वह अनुसंधान है जिसमें एक व्यक्ति अपने उद्देश्यों को अधिक उत्तम प्रकार से प्राप्त करने के लिए
करता है। ठीक है, ये है रिसर्च इन एजुकेशन के नाम से इन्होंने ये जो है डेफिनेशन दी है। सेकंड जो डेफिनेशन है वो है शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाने वाला अनुसंधान है ताकि वे अपने कार्यों में सुधार कर सकें। यह है कोरे के अनुसार। ठीक है, ये डेफिनेशन दी गई है कोरे के अनुसार। थर्ड जो डेफिनेशन इसमें है वो है क्रियात्मक अनुसंधान अध्ययन में अभ्यासकर्ता अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करते हैं जिससे सही कार्य की दिशा मिल सके और सही निर्णय का मूल्यांकन कर सकें। ये जो इसे क्या कहते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। ये जो डेफिनेशन दी है वो है स्टीफन कोरे द्वारा दी गई है ये डेफिनेशन भी। और जो नेक्स्ट लास्ट हमने डेफिनेशन दी है डेफिनेशन नंबर 4 वो है शैक्षिक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जो शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास करती है। शैक्षिक अनुसंधानों का अंतिम लक्ष्य शिक्षण अधिनियमों तथा शिक्षण सिद्धांतों का प्रतिपादन करना है। ये जो डेफिनेशन दी है ये है ट्रेवर के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पे 4 डेफिनेशन हमने ली हैं। बेसिकली आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं और भी डेफिनेशन आपको सिंपली ये इंटरनेट पे मिल जाएंगी। काफ़ी ज़्यादा और डेफिनेशन भी वहाँ पे प्रोवाइड कराई रहती है। यहाँ नेक्स्ट जो है वो है क्रियात्मक अनुसंधान के सर्कल। ठीक है, अब हम यहाँ पे सर्कल आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तकरीबन हमने यहाँ पे 3 सर्कल हमने यहाँ पे बताए हैं अलग अलग तरीके से। आपको जो भी इजी लगे आप उसे बना सकते हो डायग्राम। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर अपनी फाइल में आपको बनाना है या फिर आप तीनों भी बना सकते हो। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से हैं कि शिक्षा के अंतर्गत 3 प्रमुख कार्यकर्ता होते हैं। कौन कौन से वो कार्यकर्ता होते हैं? फर्स्ट है स्टूडेंट। ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी है किसी भी शिक्षा को पाने के लिए स्टूडेंट की हमें आवश्यकता होती है। दूसरा है उसका जो पाठ्यक्रम है करिकुलम, वो हमें आवश्यकता होती है कि क्या चीज़ वो सीखेगा या सीखना चाह रहा है। थर्ड होती है इसमें टीचर। ठीक है, क्योंकि किसके द्वारा वो चीज़ सिखाई जाएगी। नेक्स्ट है क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान। अब हम बात करते हैं सोपानों की। तो 6 सोपानों का अध्ययन किया जाता है किसी भी अनुसंधान में। ठीक है, अनुसंधान की प्रक्रिया में 6 सोपानों का अध्ययन किया जाता है। कौन कौन से उस सोपान हैं इन्हें देख लेते हैं। फर्स्ट है समस्या का चयन करना। ठीक है, सबसे पहले हमें जो है देखना होता है कि समस्या कहाँ पर है, इसका हम चयन करेंगे कि क्या समस्या है। सेकंड है शोध की रूपरेखा तैयार करना। ठीक है, थर्ड है परिकल्पना का प्रतिपादन करना। उसके बाद फोर्थ है प्रदत्ति का संकलन करना। उसके बाद है प्रदत्ता का विश्लेषण करना और लास्ट में है सामान्यीकरण तथा नियमों का प्रतिपादन करना। जबकि आपको लगने लग जाए कि आपकी समस्या जो है वो सही होने लग गई है किसी पर्टिकुलर समस्या का जब आपने सॉल्यूशन बताया तो आपकी वो समस्या जो है सही होने लग गई है, तब आप उसका जो है उन नियमों को आप लागू कर दोगे। फर्स्ट इसमें प्रथम सोपान देख लेते हैं कि समस्या का चयन करना। प्रथम सोपान में समस्या का चयन किया जाता है, उसके बाद समस्या को परिभाषित किया जाता है, समस्या को व्यावहारिक रूप दिया जाता है। द्वितीय सोपान में क्या होता है कि द्वितीय सोपान में समस्या के लिए संभावित समाधान के लिए कुछ कथन दिए जाते हैं, इसे हम परिकल्पना कहते हैं। ठीक है, मतलब किसी एक सिचुएशन के लिए आपके पास काफ़ी सारी परिकल्पनाएं आ सकती हैं या फिर काफ़ी सारे आपके पास संभावित समाधान आ सकते हैं। उन्हीं संभावित समाधानों में से आपको किसी एक पर्टिकुलर जो है समाधान को आपको चूज करना होता है। थर्ड है यहाँ पे परिकल्पना का प्रतिपादन, यानी कि तृतीय सोपान में परिकल्पनाओं की दृष्टि से रूपरेखा तैयार की जाती है जिससे शोध तथा प्रविधि में के संबंध में निर्णय लिया जाता है। प्रदत्तों के संकलन के लिए परीक्षाओं का चयन भी यहाँ पर किया जाता है। फोर्थ है जो चतुर्थ सोपान है वो है प्रदत्ति का संकलन करना, यानी कि चतुर्थ सोपान में प्रदत्तों को सार्थक बनाने के लिए सांख्यिकी प्रविधियों को प्रस्तुत किया जाता है। प्रदत्तों के विश्लेषण से परिकल्पनाओं को देखा यहाँ पर जाता है। फिफ्थ सोपान है कि इसमें प्रदत्तों को सार्थक बनाने के लिए संकलन किया जाता है, परीक्षाओं का आयोजन यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट है छठवां संकलन सोपान है वो क्या है, इसमें है कि षष्ठम सोपान में प्रदत्तों का विश्लेषण और परिणाम के आधार पर निष्कर्षों का प्रतिपादन यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य। कौन कौन से उद्देश्य होते हैं, तो यहाँ पे क्रियात्मक अनुसंधान के 3 उद्देश्य मेन हैं। वो है सैद्धांतिक उद्देश्य,
सेकंड है तथ्यात्मक उद्देश्य और थर्ड है यहाँ पे प्रयोगात्मक उद्देश्य। ठीक है, ये तीनों उद्देश्यों को हमने यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन किया है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगर आपको ये लिखना है तो आप ज़रूर लिख सकते हो, इससे जो है नोट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्रियात्मक अनुसंधान योजना प्रारूप। तो यहाँ से शुरू होता है हमारा बेसिकली प्रारूप, किस सब्जेक्ट के ऊपर आप जो है क्रियात्मक अनुसंधान का जो प्रारूप बना रहे हो वो यहाँ पर से आता है। ठीक है, योजना क्या है कि विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न उत्तर याद नहीं करना। ठीक है, कोई भी एक पर्टिकुलर समस्या हो सकती है, हो सकता है बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हों, हो सकता है बच्चे जो है शिक्षक की बातों को ध्यान से सुनते नहीं हों, या फिर वो आपस में ही खेलते रहते हों। तो यहाँ पर जो मेन जो है समस्या है वो क्या है कि विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न उत्तर याद नहीं करना। ठीक है, जो विद्यार्थी हैं उनको अगर घर के लिए कोई होमवर्क दिया जा रहा है और बोला जा रहा है कि आपको ये लर्न करके आना है, तो याद करके नहीं आते हैं। तो बेसिकली समस्या ये है। तो इसका प्रारूप आप किस तरीके से बनाएंगे, सबसे ऊपर आपको योजना लिखनी है, यानी कि आपकी जो समस्या है वो लिखनी है, विद्यालय का नाम लिखना है, छात्रों की संख्या लिखनी है, कक्षा कौन सी कक्षाओं में ये समस्या आपको मिल रही है। तो यहाँ पे 6th 7th है। ठीक है, नाम आपको यहाँ पे अपना डालना होता है, बेसिकली अनुसंधानकर्ता कौन है वो आपको यहाँ पे डालना होता है। फिर है योजना की पृष्ठभूमि। ठीक है, आपको पृष्ठभूमि बनानी पड़ती है योजना की, कि विद्यालय की शिक्षिका को 2 से 3 माह में यह समस्या की अनुभूति कक्षा 6 तथा 8 में हो रही है कि बच्चे प्रश्न उत्तर याद नहीं करते हैं। जब भी छात्रों से प्रश्न पूछे जाते हैं तो बहुत कम छात्र छात्राएं जवाब दे पाती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी भी थी जो जवाब को जानकर भी उसे ठीक तरीके से नहीं बता पाती थी। परिणामतः शिक्षिका जिस उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रश्न उत्तर याद करने के लिए देते उसे छात्र समझ नहीं पाते हैं, जिसका परिणाम यह है कि शिक्षक इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि छात्रों में विषय वस्तु की कितनी समझ उनमें हो पाई है तथा वे समझाई हुई विषय वस्तु के से प्रश्न उत्तरों की व्याख्या कहाँ तक कर पा रहे हैं। ऐसा करना विद्यार्थी व शिक्षक दोनों के लिए ही हानिकारक है। अतः इस प्रकार की समस्याओं को देखते हुए यह आवश्यक हो जाता है कि विद्यार्थियों के प्रश्नोत्तर याद न करने की प्रवृत्ति को दूर किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य। तो कौन कौन से उद्देश्य अब हम यहाँ पे लेंगे। फर्स्ट है कि छात्रों में प्रश्नोत्तर याद करने की जो लाने की इनकी प्रवृत्ति है उसको विकसित किया जाए, कि मतलब प्रश्न उत्तरों को याद करना चाहिए ऐसा उन्हें बताया जाए। सेकंड यहाँ पे उद्देश्य है कि विद्यार्थियों को अनुभव कराया जाए कि प्रश्न उत्तर याद करने का कितना महत्व है। थर्ड इसमें है इस समस्या के समाधान के लिए शिक्षक को प्रभावशाली बनाना। फोर्थ इसमें है छात्रों में गृह कार्य करने के साथ उसे पढ़ने तथा याद करके लाने की आदत को विकसित करना। और फिफ्थ इसमें हमने लिया है छात्रों की इस समस्याओं से उनके अभिभावकों को अवगत कराना। ठीक है, ताकि उनके जो है पेरेंट्स को भी पता चले कि जो है उनके जो बच्चे हैं वो प्रश्न उत्तरों को लिख तो रहे हैं लेकिन वो याद करके पर्टिकुलर नहीं लेकर के आ रहे हैं। समस्या देख लेते हैं कि समस्या का क्षेत्र क्या है। कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली बनाना। समस्या का विशिष्ट रूप क्या है। कक्षा 6 तथा 8 के विद्यार्थियों का विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए प्रश्न उत्तरों को याद न करना। उसके बाद है समस्या का प्रमाण क्या है, कि प्रश्न क्या है। फर्स्ट क्या है इसमें, प्रश्न उत्तर पुस्तिका में प्रश्नों के उत्तर लिखे जाने के बावजूद उत्तर याद ना करना। उसके बाद है अभिभावकों द्वारा सूचना प्राप्त की गई कि बच्चे घर में याद नहीं कर रहे हैं। थर्ड इसमें है प्रश्न उत्तरों के प्रति अरुचि रखना। और जो लास्ट इसमें है वो बाल लोगों का किताब पढ़ना नहीं आता। ठीक है, या तो उन्हें किताब पढ़ना ही नहीं आता होगा, ये भी उसमें एक कारण हो सकता है। उसके बाद है समस्या के कारणों का विश्लेषण यहाँ पर करना पड़ेगा अब हमें, कि किस तरह से हम विश्लेषण करेंगे जो भी ये समस्या है इनके कारणों का। फर्स्ट है विद्यार्थी की याद करने में अरुचि होना या फिर उसकी रुचि नहीं होना। सेकंड है कक्ष में बताए गए प्रश्नों का समझ में ना आना। थर्ड है उचित वातावरण उपलब्ध ना होना। फोर्थ है छात्रों की आलसी रहने की आदत। और यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो है छात्रों को घर में पढ़ने की उत्सुकता ना देना। उसके बाद है घर के कार्यों में वो जब व्यस्त रहते हैं तब भी वो याद नहीं कर पाते हैं। उसके बाद है प्रश्न उत्तरों का छात्रों की क्षमता से अधिक होना। नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट है कि छात्रों का ऐसी कोई भी बात से परेशान रहना जो उनके मानसिक स्तर को नुकसान पहुंचा रही हो या पहुंचाती हो।
उसके बाद है छात्रों में आत्मविश्वास की कमी होना, और नेक्स्ट इसमें है छात्रों का किसी से डरना या जिससे कि वे कक्षा में ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं। फिर है छात्रों का किसी गलत संगति में पढ़ना। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट यहाँ पे है छात्रों का अध्यापक से अधिक डरना, जिस कारण प्रश्न उत्तर को ठीक से ना दे पाना। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि बच्चों को प्रश्न उत्तर आते हैं लेकिन वो अपने किसी पर्टिकुलर टीचर के सामने ठीक से जवाब नहीं दे पाते हैं क्योंकि वो उनसे डरते हैं, ये भी एक कारण हो सकता है। तो इसका भी हमें विश्लेषण वहाँ पर करना होगा। उसके बाद आते हैं हमारा क्रियात्मक उपकल्पनाएं। तो यानी किसी समस्या का पता चलने पर उसे हटाने या कम करने के लिए की गई जो भी हम कल्पनाएं करते हैं वो क्रियात्मक उपकल्पनाएं कहलाती हैं। क्रियात्मक उपकल्पनाओं में हम वे कल्पनाएं शामिल करते हैं जिनको लागू करके या जिनका पालन करके हम अपनी समस्याओं से निदान पा सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट है छात्रों को उनके स्तर के अनुसार उत्तर कराने चाहिए ताकि वे उसे याद कर सकें। ठीक है, आपको किसी मतलब उनके अकॉर्डिंग, क्लास के अकॉर्डिंग आपको जो है उनके आंसर लिखाने होते हैं। ये नहीं है कि क्लास 6 का बच्चा और आपने उसको आंसर 1 से 2 पेज का बता दिया तो जाहिर सी बात है उसे उतना लर्न नहीं कर पाएगा। तो उनकी क्लास के अकॉर्डिंग, उनकी मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग आपको जो है उतने ही क्वेश्चन के उनके आंसर आपको बताने होते हैं। सेकंड है छात्रों को अनुभव कराना कि लिखित व मौखिक टेस्ट के कुछ अंक परीक्षाओं में जुड़ते हैं ताकि छात्र प्रश्नों और उत्तरों को याद करना प्रारंभ कर दें। थर्ड उसमें है यदि विद्यार्थियों को कक्षा में खेल खेल में उत्तरों को समझाया जाए तो वे आसानी से उन्हें याद करने लग जाते हैं। और उसके बाद है थोड़ा सुधार देखते हुए छात्रों को प्रोत्साहित जरूर करें, उनकी तारीफ करें जिससे उनके अंदर क्या हो, आत्मविश्वास बढ़े। फिर यहाँ पे है क्रियात्मक उपकल्पनाओं का क्रियान्वयन। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लेंथी ये जो है फाइल है। तो यहाँ पे अब हम इनके जो है क्रियान्वयन का उपकल्पनाएं जो हमने ली थी उनका जो है क्रियान्वयन करेंगे कि किस तरीके से जो है हम इस चीज़ को लागू कर पाएंगे। तो फर्स्ट है इसमें संख्या 1। इसमें आपको इस तरीके से टेबल बनानी है, आपको दिख रही है स्क्रीन पर काफ़ी अच्छी तरीके से। फर्स्ट हम इसमें लिखेंगे कि यह पता लगाया जाए कि विद्यार्थी एक सप्ताह में कितने विषयों के प्रश्न उत्तरों को ठीक से समझते हैं। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट है जो क्रियाएं हमें प्रारंभ करनी है। ठीक है, विधि क्या होगी, विषयाध्यापक विद्यार्थियों से विचार विमर्श कर यह जानकारी प्राप्त करेंगे। और साधन क्या है, रजिस्टर में लिखित कार्य किया जाएगा इसका। सेकंड है इसमें कि समझ ना आने वाले प्रश्नों को कक्षा में ही विचार विमर्श किया जाए। ठीक है, तो इसमें जो है क्या करा जाएगा कि जिन प्रश्नों को समझने में कठिनाई हो रही है उन्हें पूछा जाएगा। और कार्य क्या होगा यहाँ पर, साधन क्या होगा कि शिक्षण तरीकों में थोड़ा बहुत बदलाव किए जा सकते हैं जिससे बच्चों को आसानी हो किसी भी चीज़ को समझ में, किसी भी क्वेश्चंस को समझने में। थर्ड यहाँ पे है कि छात्रों के अभिभावकों को शिक्षा संबंधी गतिविधियों पर ध्यान देने के लिए कहें। फिर है अध्यापकों को विद्यालय में बुलाया जाए और व्यक्तिगत उनसे इस बारे में पूछा जाए। इसके भी जो साधन होंगे वो लिखित सूचना दी जाएगी और डायरी में स्कूल द्वारा यहाँ पर दिया जाएगा लिखित तौर पे, किसी के भी पेरेंट्स को अगर आपको बुलाना है। फोर्थ यहाँ पे है प्रयत्न न करने वाले छात्रों को दंडित करा जाए ताकि वे उत्तर याद करें। और फिर यहाँ पे क्या कार्य है, शिक्षिका के विषयाध्यापक द्वारा यह कार्य कक्षा में पूर्ण किया जाए। ठीक है, मतलब उन्हें दंड देना है या नहीं देना है ताकि वो किस तरीके से मतलब बच्चों में सुधार आए। साधन क्या है, परिस्थिति देखकर कार्य को संपन्न कराना। ठीक है, सेकंड यहाँ पर क्या है, परिकल्पनाएं उपकल्पनाएं संख्या 2 का क्रियान्वयन किस तरीके से करेंगे। फर्स्ट है प्रश्न उत्तर की मात्रा सीमित व स्तरानुसार करना, उनके स्तर के अकॉर्डिंग करना, विद्यार्थियों से विचार विमर्श करना किया जाए। ठीक है, लिखित रूप से लिखित प्रारूप इसका यूज किया जाएगा। सेकंड यहाँ पे है कि प्रश्नों के उत्तर देने के लिए एक समय तालिका का निर्माण करना ताकि पता चले कि कितने समय में उत्तर दे पाएंगे। विधि क्या यूज हो रही है यहाँ पे, विषयाध्यापक द्वारा समय तालिका यहाँ पर बनाई जाएगी। साधन क्या है, समय तालिका का निर्माण करना। थर्ड इसमें है अंकों को प्राथमिकता के आधार पर दिया जाए, कौन सा प्रश्न कितने अंकों का हो सकता है। यहाँ पे है कि सभी विषयाध्यापक प्रधानाचार्य की राय लेंगे और यहाँ पर राय लेने का यहाँ पर साधन है यानी कि कार्य यहाँ पे राय लेने का किया जाएगा। फोर्थ यहाँ पर है छात्रों को अंक प्रदान करने से पूर्व सभी सूचनाएं यहाँ पे बताई जाए कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है और कौन से क्वेश्चन को अगर आप छोड़ देते हो या नहीं लिखते हो तो आपके कितने मार्क्स कटेंगे। और फिर यहाँ पे है कि विषयाध्यापक स्वयं ही अपनी कक्षा में यह कार्य करेंगे। लिखित या मौखिक सूचना यहाँ पर दी जाएगी। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है
दिए गए अंकों का विवरण रखा जाए ताकि कमजोर छात्रों की समस्या दूर की जा सके। उसके बाद है विषय अध्यापक अपनी कक्षा में ये कार्य करेंगे और साधन क्या है कि अंकों का विवरण लिखित रूप में रखना पड़ेगा। 6th यहाँ पे पॉइंट है प्राप्त अंकों को परीक्षा फल में जोड़कर तैयार किया जाए। उसके बाद है कि सभी शिक्षक यह कार्य करेंगे और परीक्षा फल यहाँ पर तैयार किया जाएगा। ये एक साधन है। नेक्स्ट जो पॉइंट और लास्ट पॉइंट सेकंड परिकल्पना का है वह है छात्रों को परीक्षा परिणाम सामूहिक रूप से सुनाया जाए और यहाँ पे है प्रधानाचार्य व अध्यापक मिलकर इस कार्य को करेंगे। साधन क्या है कि परीक्षा परिणाम उनको देना पड़ेगा। 3rd यहाँ पे परिकल्पना है, उसको देख लेते हैं कि किस तरीके से आप इसका समाधान ढूंढ सकते हैं। फर्स्ट इसमें है शिक्षण के तरीकों में परिवर्तन करना। सभी अध्यापकों से विचार कर नए तरीके यहाँ पे खोजे जा सकते हैं, नए तरीकों को ढूंढना। सेकंड यहाँ पे है शिक्षण कार्य के बीच बीच में उनके दैनिक जीवन से जुड़े हुए उदाहरण देते रहना ताकि कक्षा जो है उबाऊ ना हो और बच्चों को अधिक समझ में आ सके। और यहाँ पर है कि कक्षा में रुचि, कौन सी विधि यहाँ पे यूज हो रही है कि कक्षा को रुचिकर बनाने का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है। साधन क्या है, कक्षा शिक्षण में यहाँ पे बदलाव किया जा रहा है। 4th परिकल्पना है यहाँ पर कि जिन विद्यार्थियों में सुधार लगे उन्हें प्रोत्साहित करना है और यहाँ पे विधि यूज हो रही है सुधार वाले छात्रों की तारीफ करना या फिर उन्हें सम्मानित करना। साधन कौन सा यूज कर रहे हैं हम, प्रोत्साहित करने का हम यहाँ पे साधन को यूज कर रहे हैं बेसिकली। उसके बाद है यहाँ पर सेकंड हो गया था, थर्ड हो गया था, 4th पे हम थे, तो 4th वाला है ओके। ये है 4th में जो सेकंड पॉइंट है वो है उनकी अन्य रुचियों को बढ़ाना ताकि हर विद्यार्थियों के अंदर आत्मविश्वास बढ़े। विधि यहाँ पे यूज हो रही है, अन्य रुचियों को हम ढूंढेंगे और जो यहाँ पे साधन है वो है आत्मविश्वास बढ़ाना। इनका एक पर्टिकुलर यहाँ पे साधन यहाँ पे यूज हो रहा है। नेक्स्ट जो है वो आता है हमारा निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में हमें क्या चीज़ों को डिफाइन करना है और उसके बाद आता है हमारा संदर्भ ग्रंथ सूची, यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान का विद्यालय से संबंधित समस्याओं पर वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन कर सुधार करना है। यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यावहारिक परिवर्तन कार्यकर्ता द्वारा वैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का अध्ययन अपने निर्णय और क्रियाओं का निर्देशन सुधार मूल्यांकन करते हैं। इसमें देखा जाता है कि छात्रों ने प्रश्नों के उत्तरों को कितना समझा है। इसके लिए कई प्रकार के विश्लेषणों को यहाँ पे का प्रयोग किया जाता है ताकि छात्रों में उत्सुकता बनी रहे, छात्रों में आत्मविश्वास की कमी ना हो, अध्यापक से डरे ना तथा प्रश्नों के उत्तर वो ठीक से ला पाएं या याद कर पाएं। उसके बाद लास्ट आता है हमारे पास संदर्भ ग्रंथ सूची। इसमें आपको मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में हमेशा कहा है, इनमें आपको वही चीज़ें मेंशन करनी होती हैं जहाँ से आपको कंटेंट मिला है अपनी ये फाइल बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमने 2 जो है वेबसाइट का हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जो सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।